आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज दिस कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एस्टर और चौथा अमाइड, ऐसा दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे 4 कोड बनाकर दिया हुआ है, एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, अरेंज दिस कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सोचनी है। एक दे रखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब RCO और यहाँ H। दूसरा है कीटोन, कीटोन मतलब इधर भी R, ये आपका CO, इधर भी R। तीसरा है एस्टर, एस्टर मतलब RCO और यहाँ OR। और चौथा अमाइड, अमाइड मतलब RCO और यहाँ NH2, ये बन गया अमाइड। एनालाइज करिए। अगर ध्यान से देखो, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पूछ रहा है, मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच यहाँ पर करना है। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल का यहीं पे अप्रोच करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना है तो रिएक्टिविटी के मैंने आपको 2 ही चीज बोला है। एक क्या बोला है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। मतलब आपका फोकस किस पे होना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। और दूसरा मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, यही आपको देखना है। तो अगर हम इस R को फिक्स कर दूं, इस R को हमने बार बार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब सबसे पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सोचते हैं। तो H जो है ये रेफरेंस वैल्यू है, जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है। ये जो R है, R का नेचर +I, ये +I से पैसा दे रहा है। इधर आ जाओ, तो यहाँ OR, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, दैट मीन्स ये +M से पैसा दे रहा है। यहाँ पे आ जाओ, A डबल बॉन्ड B C और C के पास लोन पेयर, दैट मीन्स C भी आपका +M से पैसा दे रहा है। तो ये +M से पैसा दे रहा है, ये +M से पैसा दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पैसा ज्यादा दे रहा है। ये +I से पैसा दे रहा है, दैट मीन्स पैसा कम दे रहा है। और ये ना ही पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है, रेफरेंस है, मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम है, इन दोनों में सबसे कम है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, कहाँ ज्यादा कम है, तो प्लस इनको ऑर्डर याद करो। तो प्लस में O- NH2 NHR, फिर उसके बाद NR2, फिर OH, फिर OR। दैट मीन्स NH2 का प्लस ज्यादा है तो ज्यादा पैसा दे रहा होगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है। OR कम पैसा दे रहा होगा, तुलनात्मक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो दैट मीन्स अगर मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बेसिस सोचें तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये देखने को मिलेगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस H आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम देगा, R आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देगा। तो दैट मीन्स ये भी वही सपोर्ट कर रहा है, ये भी वही सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करना है एल्डिहाइड का, फिर बात करना है कीटोन का, फिर बात करना है एस्टर का, और फिर बात करना है अमाइड का। ये आपको देख लेना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा आंसर है। दूसरा दे रहा है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा दे रहा है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, और डी में पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। तो फोकस केवल एक चीज पे करिएगा कि कार्बोनिल चैप्टर में अगर कभी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करना हो तो केवल और केवल एक ही पिक्चर कि मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, गुड। हमारे पास क्वेश्चन है, साइनोहाइड्रीन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लैक्टिक एसिड। ए ऑप्शन दे रहा है PHCHO, बी ऑप्शन HCHO, सी ऑप्शन CH3CHO और डी ऑप्शन CH3CH2CHO। एनालाइज करिए। क्वेश्चन है साइनोहाइड्रीन, तो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि साइनोहाइड्रीन कहते किसको है। तो साइनोहाइड्रीन उससे कहते हैं बेटा जिसमें एक ही कार्बन पर OH हो और साथ में CN हो। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन OH और CN हो, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। यहाँ पे क्या हो सकता है, R, और यहाँ हो सकता है H। बस में आगे, तो साइनोहाइड्रीन। तो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जब HCN का रिएक्शन करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, एक नया टर्म्स हाइड्रोलिसिस। तो साइनोहाइड्रीन के हाइड्रोलिसिस कराते हो तो साइनोहाइड्रीन के हाइड्रोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा,
यही जो साइनाइड है, इसी साइनाइड की इनडायरेक्टली हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। और जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ H, यहाँ OH, फिर यहाँ H, यहाँ OH, फिर यहाँ H और यहाँ OH। एक ही कार्बन 3 OH, वाटर को निकाल देना है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह इस साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इस साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा वो यही कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाएगा। बस में आगे तो पूछ रहा है कि साइनोहाइड्रीन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लैक्टिक एसिड। अगेन एक नाम, ये क्या है? लैक्टिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है आपके पास CH3C, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H और ये हो गया COOH। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब इसी लैक्टिक एसिड को हमको देखना है। तो इसका मतलब एसिड यहाँ पे है, H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, इसी R की जगह हमको क्या लेना है? CH3। तो अगर R की जगह CH3 लेना है तो इसी R की जगह यहाँ CH3 लेना है। और जब यहाँ CH3 लेना है तो दैट मीन्स हमको साइनोहाइड्रीन जिसके बारे में सोचना है, ये आपका CH3OH, ये H और यहाँ हो गया CN। ये तो बनेगा। अभी साइनोहाइड्रीन आएगा कहाँ से? ये साइनोहाइड्रीन आता है कि जब कहानी में एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर HCN का रिएक्शन कराओगे तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और R C यहाँ OH, यह H और ये CN ऐसे चलाएगा। तो चूंकि हमें यहाँ CH3 चाहिए तो यहाँ भी हमें CH3 ही सोचना है। तो जिस एल्डिहाइड से ये साइनोहाइड्रीन बनेगा वो एल्डिहाइड कौन सा हो गया? एसीटल्डिहाइड। इसी एसीटल्डिहाइड के ऊपर जब हम HCN का रिएक्शन कराएंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग CH3C, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया आपका CN और यहाँ हो गया आपका H। इस साइनोहाइड्रीन बनेगा। और इसी साइनोहाइड्रीन की जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसी हाइड्रोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका OH, ये हो गया H और ये हो गया COOH। दैट मीन साइनोहाइड्रीन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो हमें जिस एल्डिहाइड के बारे में सोचना है ये बेंजल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, यही एसीटल्डिहाइड है। और यहाँ आपको दे रहा है प्रोपेनल्डिहाइड, जिसको हमको छोड़ देना है। कि अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपसे एक टर्म पूछ रहा है साइनोहाइड्रीन, ये क्या होता है? दूसरा टर्म से पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस, ये क्या होता है? तीसरा टर्म पूछ रहा है लैक्टिक एसिड, मतलब कॉमन नेम भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। किस एल्डिहाइड के ऊपर HCN का रिएक्शन करने के बाद जो साइनोहाइड्रीन बनेगा, उस साइनोहाइड्रीन की हाइड्रोलिसिस करने के बाद लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक, अच्छा खासा लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम अ कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनालाइज करिए। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन क्या होता है? साइनोहाइड्रीन होता है कि जब कभी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर HCN का रिएक्शन कराते हैं तो HCN का रिएक्शन करने के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलता है। और इसी कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? साइनोहाइड्रीन। नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। मतलब इफ सेम कार्बन हैव OH and CN group, this compound is called as साइनोहाइड्रीन। अब क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम कीटोन, कि किसी कीटोन से साइनोहाइड्रीन जो बना हुआ है ये किस तरह का एग्जांपल है? सोचिए, एनालाइज करिए। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। अब कॉरस्पॉन्डिंग दो नया सिग्मा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन से पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एडिशन रिएक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इन्हीं दोनों में कोई ना कोई देखना है। हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं है। अब एनालाइज करिए। सोचिए कि जब आप एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचते हो तो कहानी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, दैट मींस यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव है।
और जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो होगा क्या, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो HCN का रिएक्शन करते हैं तो ये HCN सबसे पहले आयोनाइज होता है, ये H+ बनाता है और CN- का फॉर्मेशन करता है। अब यही CN- ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ता है और इसके कोरोस्पोंडिंग जो बनता है वो RC, ये हो गया O-, ये हो गया H या R और यहाँ पर CN, ऐसा बन गया। सेकेंड स्टेज में क्या करेगा, वही H+ के ऊपर अटैक कर लेगा और H+ के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ आपका OH, ये आपका H या R और ये आपका CN ऐसे बना लेता है। तो इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और ओवरऑल एडिशन रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ओवरऑल एडिशन रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन गलत है, दूसरा कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यही हमारा आंसर है। और तीसरा कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत है और चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ए ऑप्शन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन में ये है, सी में ये है, डी में ये है। एनालाइज करिए। एल्डिहाइड, और भी कौन सी एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो जब एसिटल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सोडियम बाईसल्फाइड। और जो सोडियम बाईसल्फाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सोडियम बाईसल्फाइड का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। चलिए समझिएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन बच्चा क्या करेगा, पहला ऑब्जर्वेशन कहेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है बेटा कि यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये क्या है, लोकलाइज्ड है। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है और जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है और इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है। और जो सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, कि सल्फर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जब ये सल्फर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है CH3, यहाँ मिलेगा O-, ये हो गया H। अब ध्यान से देखना, इस सल्फर को उससे जोड़ रहे हो तो सल्फर का अटैचमेंट हो गया, यहाँ पे आपका S डबल बॉन्ड O था, S डबल बॉन्ड O ऐसे ही है, यहाँ पे आप होगा क्या कि ये इस निगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ हो जाएगा S डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, ऐसे बना लोगे। जब सल्फर इसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसलिए इसके साथ बॉन्ड बनते हुए कुछ इस तरह की स्पेसीज बन गई। लेकिन अच्छी बुरी बात क्या है, अच्छी बुरी बात ये है कि यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज देखता हूँ तो ये लोकलाइज्ड है, लेकिन अगर मैं निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ कर दूं तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड। इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये निगेटिव इसके प्रोटॉन को खींच लेता है, और जो निगेटिव इसके प्रोटॉन को खींच लेगा तो जिस रूप में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो गया, CH3, यहाँ हो जाता है OH, ये हो गया H और ये हो गया S डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये हो गया O-। तो मॉलिक्यूल जिस रूप में मेजर रूप में एग्जिस्ट करता है यही हमारा मेजर प्रोडक्ट जिस रूप में हमको देखने को मिलेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि सल्फर से कनेक्टेड तो है, लेकिन इसी को एज अ मेजर उसने सोचा है, जो कि गड़बड़ है। यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ सल्फर से कनेक्टेड है और निगेटिव चार्ज यहाँ है जो कि डीलोकलाइज्ड है, यही हमारा आंसर है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड, कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन में एक कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड आपको आना चाहिए, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दैट मींस सोडियम बाईसल्फाइड, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, तीसरा ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। ऑक्सीजन से कनेक्शन होगा लेकिन माइनर प्रोडक्ट में होगा, लेकिन सल्फर से कनेक्शन होगा ये मेजर प्रोडक्ट में होगा, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है arrange the following compounds in decreasing order of the rate of exchange of oxygen 16 with oxygen 18 reaction with H2O18। चलिए एनालाइज करिए।
एक्स दे रहा है CCl3 CHO है, वाई दे रहा है CH3 CHO है, जेड दे रहा है CH3 COCH3 है, और डब्ल्यू दे रहा है CF3 CHO है। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या है, इसी को इधर उधर करके अरेंज किया है। Arrange the following compound in decreasing order of rate of exchange of oxygen 16 with oxygen 18 on reaction with H2O 18 वाला। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके ऊपर वाटर और भी 18 वाले का रिएक्शन कराया जाए, और जो 18 वाले का रिएक्शन करते हैं तो जो ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन 18 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह के जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि आखिर रिएक्शन होता कैसे है। तो रिएक्शन होता कैसे है कि कहानी के अंदर आपके पास अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें ऑक्सीजन 16 वाला है और इसमें आपने H+ का रिएक्शन कराया, तो यही H+ एसिड बेस रिएक्शन करते हुए इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, कहानी कुछ इस तरह का क्रिएट कर देगा। और जब ये क्रिएट हो गया, अब ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, भले ही ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो बड़े आराम से इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है और बाद में प्रोटॉन को निकाल देता है। तो जब प्रोटॉन को निकाल देगा तो RC यहाँ हो गया OH, ये आपका H या R, और यहाँ आपका हो गया OH, ये ऑक्सीजन हो गया लेबल्ड 18 वाला। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है, एक ही कार्बन 2 OH, और जो एक ही कार्बन 2 OH होगा तो क्या सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींच ले, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हुए इस वाटर को निकाल दे। तो जब वाटर निकल गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग RC और ये आपका ऑक्सीजन 18 और ये H या R ऐसा मिला या नहीं मिला, मिल गया। इसी को सही तरीके से लिख दें तो इसी को बोल सकते हैं RC और ये हो गया ऑक्सीजन 18, ये H या R, ऐसे आपने बना दिया। मतलब कि जो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जो वाटर का रिएक्शन कराओगे तो एक ही कार्बन 2 OH आने वाला है, दैट मींस आपका जेम डाइऑल का प्रिपरेशन होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से किसके ऊपर इसका रिएक्शन करने से ये चीजें फास्ट बनती हैं, और जब फास्ट बनती हैं उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, मतलब रिएक्टिविटी। और जो रिएक्टिविटी का क्वेश्चन हो तो उसके लिए हमने केवल एक ही चीज आपको पढ़ाया है, वो केवल यही पढ़ाया है कि मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस कि सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो पहले वाले को देखा जाए तो यहाँ की कहानी में वो क्या दे रहा है, यहाँ की कहानी में दे रहा है यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ क्या है 3 Cl है और आगे ये CHO लगा रखा है। तो दैट मीन्स इस Cl का माइनस आई तो 3 Cl की वजह से CCl3 का -I, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा आपके पास दिए रखा है CH3 और ये आपका CHO, तो CH3 का +I। तीसरे में देखें तो यहाँ आपके पास CH3 है, यहाँ CO है, और इधर भी आपके पास CH3 है, यही है CH3 CO CH3, तो इधर से +I, इधर से भी +I। इसमें देखा जाए तो ये आपके पास 3 फ्लोरीन और यहाँ आपका COH, मतलब कि यहाँ फ्लोरीन का -I और यहाँ CF3 का स्ट्रॉन्ग -I, और इसके कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा। तो चूंकि 3 फ्लोरीन की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, क्योंकि CF3 का -I ज्यादा होता है, CCl3 का -I कम होता है। तो दैट मीन्स W की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद इसके बाद X की बात हम करेंगे, तो CF3 का -I होने की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा और CCl3 का -I होने की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम। और जब इन दोनों को लेते हो Y और Z में, तो Y आपके पास एक तरफ से अल्काइल कर देना और Z में 2 तरफ का अल्काइल कर देना, मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम। तो दैट मीन्स बात आएगी फिर Y की और फिर बात आएगी Z की। तो इसी को हमको देख लेना है। चेक करो WXYZ, यही हमारा आंसर है। इसमें कह रहे WYXZ, WZ, जबकि हमको चाहिए क्या WX, वहां पे WZ है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? तो छोटी छोटी बारीकियां हैं बेटा,
छोटी छोटी बारीकियां हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 16 18 दिखा सकता है, कभी कभी जेम डायोल बना सकता है, कभी एक्सचेंज की बात कर सकता है, मतलब किसी भी तरीके से रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही पिक्चर आना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एडिशन ऑफ वाटर। एक ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा है, बी ऑप्शन ए ये है, सी ऑप्शन वो है, डी ऑप्शन ये है। एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब ये हुआ कि जब वाटर के एडिशन कराई जा रही है, कहाँ कराई जा रही है? एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। और जो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर वाटर के एडिशन कराओगे तो होगा क्या? यही वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अटैक करके यहाँ से जेम डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, ये तो करता है। और चूंकि जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं तो फिर से होगा क्या कि यहीं से वाटर निकल जाता है और वाटर निकल कर बैक ये इसे RCOH या R में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इधर से इधर आना, इधर से इधर आना, ये इक्विलिब्रियम होगा। तो ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें होगा? ये लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें होगा जिसमें रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी। और रिएक्टिविटी के लिए हमने बार बार आपसे एक ही चीज तो बोला है, वो क्या बोला है? इसी कार्बन पे अटैक करना है तो यहां आपको सोचना है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या है? मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो किसी भी कार्बोनिल का अगर कभी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो केवल आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक, तो सोचिए यहाँ फिनाइल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो दैट मींस ये OR का स्ट्रॉन्ग प्लस एम भी साथ में लगा हुआ है जो इस पर्टिकुलर को पैसा दे रहा है इसमें आल्सो। तो यहाँ पीएच कोई एडिशनल पैसा देने वाला ग्रुप नहीं है। लेकिन ध्यान से इसमें देखो तो यहाँ पीएच कहानी मतलब ये है और इसकी कहानी मतलब ये है। तो ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आया, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव यहाँ आया, और नाइट्रो का स्ट्रॉन्ग -m की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ेगा। इसी तरह पैरा पे होने की वजह से इस नाइट्रो का भी स्ट्रॉन्ग -m लगा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी नाइट्रो की वजह से पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, इसके नाइट्रो की वजह से पॉजिटिव यहाँ और यहाँ क्रिएट होगा, और जब यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, दैट मींस यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ N2 का -m, यहाँ NO2 का -m, दैट मींस इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है। इसमें देखो तो यहाँ आपका NO2 -m का काम कर रहा है, यहाँ OCH3 +m का काम कर रहा है। तो दैट मींस तुलनात्मक यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम है। तो जब आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, दैट मींस हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड के बारे में सोचिए, तो यहाँ पे +m देने वाला, यहाँ रेफरेंस वैल्यू HH, यहाँ -m खींचने वाला, और यहाँ -m +m देने वाला। तो यही तो है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट है, और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाईएस्ट है तो यही हमारा आंसर है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा कि जब भी लार्जेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करे, इनडायरेक्टली आपसे रिएक्शन की बात कर रहा है, रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। बना लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है CH3 CHO ऑक्सीजन लेबल्ड है, D2 18 के साथ रिएक्शन करके CH3 CHO, लेकिन ऑक्सीजन 18 वाला आया। द इंटरमीडिएट इज, इसका कौन सा इंटरमीडिएट है? क्या ये इंटरमीडिएट है, ये है या ये है? एनालाइज करिए, सोचिएगा। कहानी के अंदर जो किरदार है वो किरदार एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन अनलेबल्ड, दैट मींस 16 वाला है। इसके ऊपर रिएक्शन किसका कर रहा है? इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है D2O, लेकिन ये आपका 18 वाला है। तो यही ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3C, ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये आपका 16 वाला, ये हो गया H, और यहाँ हो गया O, ये D और ये D, और यहाँ पॉजिटिव, लेकिन ये आपका 18 वाला। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है उस D को खींच लेगा, और जब D को खींच लेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा? ये बना देगा CH3C, ये हो गया OD, ये आपका 16 वाला है, ये H, और ये हो गया OD, और ये आपका 18 वाला है। ये इंटरमीडिएट बना।
बस में आगे। अब होगा क्या कि इसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन के द्वारा आप इस डी को खींच लेना यहां से ऐसे, ये आपका सिस्टम से निकल गया, इंडिकेट इधर शिफ्ट हो गया, ये बाहर निकल गया। मतलब इसी को अगर दिखा भी दें तो इसका इधर शिफ्ट होना, इसका निकल जाना, और जो निकल जाना तो फाइनली क्या आपको CH3 C और ये आपको ऑक्सीजन 18 वाला और H हमको मिला या नहीं मिला? मिल गया। तो यही तो इंटरमीडिएट है, यही तो हमारा इंटरमीडिएट है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इस पे चाहिए क्या? एक तरफ CH3 एक तरफ H, लेकिन एक तरफ OD16 वाला और OD18 वाला, ये हमको देखना है। तो यहाँ आपका यहाँ OD16 और 18 CH3D बोल रहा है, लेकिन हमको यहाँ D नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए? H। तो CH3H चाहिए, यहाँ CH3D है, इसको भूल जाओ, CH3 और H ठीक है। ये OD18 वाला OD16 वाला यही हमारा आंसर है। ध्यान से देखो, CH3H OD16 वाला OD18 वाला OD18 वाला। यहाँ क्या दे रहा है? CH3H तो है, लेकिन यहाँ OD और यहाँ OD, लेकिन दोनों 16 वाला बोल रहा है, दैट मीन्स भूल जाइए। यहाँ CH3H तो है, लेकिन यहाँ OD18 वाला, ये भी OD18 वाला बोल रहा है, दैट मीन्स इसे भी भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करिए बेटा कि जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसको ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। अच्छा, एक ही कार्बन 2 OH आते हैं, OH OD एक ही चीज है। तो अगर मैं आइसोटोप्स को थोड़ी देर भूल जाऊं तो D मतलब H। तो जो एक ही कार्बन 2 OH आ गया तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं जेम डाइऑल। और जेम डाइऑल जनरली अनस्टेबल होते हैं, वाटर को निकाल देते हैं और वाटर को निकाल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना देते हैं। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी हाईएस्ट एट। ये 3 कार्बोनिल पार्ट दे रखा है, यहां यहां और यहां। किसके ऊपर रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन फास्ट होगा? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ये सब पे बराबर होगा। एनालाइज करिए। जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, जब भी कभी रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो कार्बोनिल चैप्टर का एक ही बेसिक आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या दिमाग बैठाना है? आपको दिमाग बैठाना है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको छोड़कर कुछ भी अपने दिमाग में मत बैठाइएगा। मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब इसको देखा जाए तो यहाँ A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, फिनाइल का प्लस M लगा हुआ है। A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, फिनाइल का प्लस M लगा हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटर के बारे में सोचो तो ये COC मतलब कीटोन का माइनस I, यहाँ पे COC, यहाँ पे कीटोन का माइनस I। तो जब यहाँ पे कीटोन का दो तरफ से माइनस I लगा हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू पहला और तीसरा। और जब दूसरी पे अटैक करना सबसे ज्यादा आसान है, हाईएस्ट है, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आंसर का निकल के आएगा B। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छी तरह से दिमाग बैठा लीजिएगा कि जब भी कभी कार्बोनिल चैप्टर हो, और वो कार्बोनिल चैप्टर कोई भी हो सकता है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड हैलाइड भी हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है। कहीं भी कार्बोनिल चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो सारा का सारा फोकस इसी पे करिएगा, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है एसिटल और कीटल एस। ए ऑप्शन है विसिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, बी ऑप्शन है अल्फा बीटा डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, सी ऑप्शन है अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल, और डी ऑप्शन है जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। एनालाइज करिए, सोचिएगा। एसिटल और कीटल ये कहते हैं किसको है? एनालाइज करो कि जब भी कभी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले होगा क्या? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही कार्बन OH, यहाँ H या R और यहाँ OR ऐसे आता है। अगेन अगर मैं अल्कोहल को डाल दूं, रिएक्शन करा दूं तो ये H+ अटैक करके वाटर के रूप में निकाल देता है, कार्बोकेटाइन बना देता है, फिर से अल्कोहल इसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करके इस तरह की स्पीशीज बना देता है।
तो जब एक ही कार्बन पे OH और OR होता है, जब एक ही कार्बन पे OH और OR होता है, इसे बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलना है? हेमी एसीटल। अगर वो एल्डिहाइड से आता है, किससे आता है? एल्डिहाइड से। लेकिन अगर कीटोन से आता है तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल। क्या बोलना है? हेमी कीटल। लेकिन जब एक ही कार्बन, इधर भी OR इधर भी OR, मतलब दोनों एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन लगे होते हैं, और अगर ये एल्डिहाइड से आता है तो इसको बोलते हैं एसीटल, और अगर कीटोन से आता है तो इसको बोलते हैं कीटल। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से आया हुआ कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन दो OR होते हैं, इसको बोलते हैं एसीटल या कीटल। बस में आगे तो इसी को आपको देखना है, और आपसे पूछ रहा है कि यही एसीटल या कीटल जो है इनडायरेक्टली है क्या? तो है क्या? एक ही कार्बन में दो OR, दो एल्कोक्सी ग्रुप। तो बोल क्या रहा है? विसिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो विसिनल क्या होता है, यहां ये जेमिनल क्या होता है, अच्छी तरीके से क्लियर करिए। तो विसिनल कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें अगल बगल की कार्बन पे चीजें लगी हुई होती हैं। तो विसिनल डाई एल्कोक्सी का मतलब इधर आपका OR लगा हो, इधर आपका OR लगाओ। बस में आगे विसिनल डाई हैलाइड का मतलब इधर एक हैलोजन इधर एक हैलोजन। विसिनल डाई ऑल का मतलब इधर एक OH इधर एक OH। लेकिन जब बात करते हैं जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, तो जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड का मतलब क्या है? एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा होना। तो जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन में दो OR, तो क्या एक ही कार्बन दो OR नहीं है? है। और जो एक ही कार्बन दो OR है, यही हमारा आंसर है। तो जब कभी बोले जेमिनल डाइऑल तो एक ही कार्बन दो OH, जेमिनल डाइहैलाइड एक ही कार्बन दो हैलोजन, जेमिनल डाई एल्कोक्सी एक ही कार्बन दो OR। बस में आगे एक बोल रहा है अल्फा बीटा डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो जो अल्फा बीटा डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बोले, जैसे मान लो यही एल्डिहाइड या कीटोन से आया होता, इस कार्बन बोलते हैं 0, इसे अल्फा इसे बीटा। तो यहां आपसे बोल रहा है कि एक एल्कोक्सी का लगा दो, और यहां बोल रहा है दूसरे एल्कोक्सी का लगा लो, तो क्या अल्फा बीटा डाई एल्कोक्सी है? नहीं। बोल रहे अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल। तो अगर अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल बोल रहे हो तो जिस कार्बन से आपका OH अटैच होता है इसी को डायरेक्टली बोल देते हैं अल्फा। अच्छा अल्फा, तो अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल, तो इसका मतलब इसी के ऊपर कह रहा है कि OR को लगा दो। तो क्या ये है? नहीं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जब कभी बात करता है विसिनल डाई, तो विसिनल का मतलब अगल बगल की कार्बन दो चीजें लगानी है। अब जब को बोल रहा है जेमिनल डाई, तो एक ही कार्बन दो चीजों को लगाना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which of the following will react with water at fastest rate। वाटर के साथ रिएक्शन इनमें किसका फास्टेस्ट रेट से होगा? पहला बोल रहा है CHCl3 दैट मींस क्लोरोफॉर्म, दूसरा बोल रहा है CCl3CHO, तीसरा बोल रहा है CCl4, और चौथा बोल रहा है ClCH2CH2Cl। एनालाइज करिए। कहानी के अंदर जब मैं क्लोरोफॉर्म को लेता हूं तो कहानी के अंदर तीन क्लोरीन और एक H। जब मैं ये लेता हूं तो यहां कहानी के अंदर तीन क्लोरीन और ये आपका CHO, दैट मीन्स क्लोरल की बात हो रही है। यहाँ पे आपका CCl4 इसकी बात हो रही है, और यहाँ ClCH2 और ये Cl इसकी बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 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 के ऊपर रिएक्शन, लेकिन यहां पे देखो पाई के ऊपर रिएक्शन। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पाई को तोड़ना ज्यादा आसान होता है। और जब पाई को तोड़ना ज्यादा आसान होता है तो वाटर का अगर रिएक्शन कभी करना हो तो पाई के ऊपर ज्यादा आसानी से कर पाएगा एज कंपेयर टू सिग्मा। अब सोचिए और अच्छी बात क्या है, इस Cl का -I, इस Cl का -I, इस Cl का -I इनडायरेक्टली CCl3 का स्ट्रॉन्ग -I, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है तो बड़ा आराम से या बड़े आराम से वाटर का यहाँ अटैक होके इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं। और जो वाटर के द्वारा अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है वो भी बड़ा मजेदार है। क्यों मजेदार है? कि आपके लेवल पे पहला ऐसा कंपाउंड आने वाला है जिसमें क्लोरीन होने के बावजूद भी हम यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। तो दैट मीन्स क्लोरल के ऊपर जो वाटर का रिएक्शन कराओगे और इसका जो हाइड्रेट बनाओगे, ये हाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो पूछ रहा है कि which of the following will react fastest with water, तो कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया बी, क्लोरल।
तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी कभी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को तोड़ने वाली बात है, और जब कभी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है। तो पाई को तोड़ना रिलेटिवली ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।